हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिस तरीके से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी के, उसी तरीके से यहाँ पे पैटर्न रखा है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मैनी ईयर्स। भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो ये सेकंड पोजीशन पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट के हिसाब से। और पहले नंबर पे कौन आता है? फर्स्ट सिटीजन जो इंडिया का माना जाता है वो प्रेसिडेंट होते हैं, और सेकंड पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट की होती है। और जो इनका ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का, ये लिया गया है यूएसए से, अमेरिका से। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से लिए गए हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। राज्यसभा के ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा कुछ आर्टिकल जो कि वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित हैं वो देख लीजिए। आर्टिकल 63 में ये बात होती है कि एक उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल्स जो 64 होता है ना, वो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो राज्यसभा के होते हैं, उसके बारे में बात होती है। आर्टिकल 66 में जो है इलेक्शन जो है वाइस प्रेसिडेंट की, उसके बारे में बात होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ये इनडायरेक्ट होता है। इसको जो लोग हैं हम जैसे वो वोट नहीं करते, बल्कि जो हमारे द्वारा चुने गए जो इलेक्टेड एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, वो वोट करते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, प्लस में नॉमिनेट मेंबर जो होते हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट के सभी इलेक्टेड और नॉमिनेट जो लोग होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भाग लेते हैं। स्टेट के नहीं लेते, इतना याद रख लेना। सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्टेड भी और नॉमिनेट भी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेट नहीं लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेट दोनों ही कैंडिडेट जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। इनका री इलेक्शन भी हो सकता है, और ओथ जो होती है वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। करंट में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो हैं जगदीप धनखड़। आर्टिकल 67 में बात होती है जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उसका जो है आर्टिकल 67 में बात होती है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे प्रेसिडेंट से संबंधित चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो हम प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होता है उसके बारे में सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो प्रेसिडेंट है उसकी जो एज है वो 35 तो होनी चाहिए मिनिमम, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड ना करता हो प्रेसिडेंट, तभी वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और जो लोकसभा का जो मेंबर होने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती हैं वो भी प्रेसिडेंट की होनी चाहिए, तभी जाके वो प्रेसिडेंट बन सकता है। तो प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आर्टिकल 52 में बात होती है कि इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 53 में जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, उसके बारे में बात होती है। आर्टिकल 54 में जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, उसके बारे में बात होती है। आर्टिकल 55 में जो मैनर है इलेक्शन का प्रेसिडेंट का, उसके बारे में बात होती है। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ये भी इनडायरेक्ट तरीके से कराया जाता है, यानी कि हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हमारे द्वारा चुने गए इलेक्टेड लोग सिर्फ वो पार्टिसिपेट करते हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें। तो मैं आपको बता देती हूँ जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो देखो, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर जो लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, और जो इलेक्टेड मेंबर जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो हैं, यानी कि सभी एमपी और एमएलए जो हैं, सभी एमपी और जो एमएलए हैं, ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा कुछ यूटीज़ हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली, इनके भी इलेक्टेड एमएलए जो हैं, इनके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो ओथ है वो कौन दिलाता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, ठीक है। और ये अपना रिजाइनेशन जो है प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है। और जो भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट आते हैं ना प्रेसिडेंट के, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो चैलेंज किए जा सकते हैं। आर्टिकल 58 में जो बात होती है, जो क्वालिफिकेशन होती है इलेक्शन की एज अ प्रेसिडेंट, तो आप ये आर्टिकल्स याद करते चलना, सभी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आर्टिकल जो हैं आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे।
आर्टिकल 61 में बात होती है जो इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट का जो प्रोसीडर होता है उसके बारे में आपको पता है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं उसका इम्पीचमेंट जो है वो किया जा सकता है। तो क्या प्रोसीडर है इसके बारे में बात जो है आर्टिकल 61 में होती है। आर्टिकल 72 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें जो प्रेसिडेंट की पावर होती है क्षमा शक्ति की, कि प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से क्षमा कर सकता है, उसके बारे में बात जो है आर्टिकल 72 में की जाती है। आर्टिकल 74 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बात होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो एड करेंगे और एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है बताइए आप। तो देखो, राइट टू इक्वलिटी तो फंडामेंटल राइट है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन कर लीजिए इसको, ये भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू वोट जो है ये फंडामेंटल जो है नहीं है राइट, इसको आप लीगल राइट बोल सकते हैं। और देखिए फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से 35 आते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होने पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और रिट भी जारी कर सकती है, यानी कि फंडामेंटल राइट को कोई भी वायोलेट नहीं कर सकता है। और जो इलेक्शंस जो वोट से संबंधित आर्टिकल हैं वो देख लीजिए। आर्टिकल 326 में बात होती है जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, वो एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे, यानी कि आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप एडल्ट होने चाहिए तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आर्टिकल 327 जो होता है ये पावर की बात करता है जो पार्लियामेंट की हैं प्रोविजन बनाने में विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर। तो ये दो आर्टिकल याद कर लीजिए, ये इलेक्शन से संबंधित हैं। आर्टिकल 324 में आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात होती है जो कि पार्ट 15 में आता है। अब यहाँ पे मैं आपको कवर कराऊंगी फंडामेंटल राइट जो आते हैं आर्टिकल 12 से 35, पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट, ये आपको पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इनको। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई भी आप पर्सन है, पर्टिकुलरली आप कितने भी अलग अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन कानून की नज़रों में आप समान हैं, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि आप चाहे गरीब हैं या फिर अमीर हैं, लेकिन आपके लिए जो सज़ा का प्रोविज़न है वो सेम है, उसमें कोई घटा बढ़ी नहीं है। तो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट ही मान लिया जाता है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या होता है, आप जिस तरीके से हैं ना उस तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा। यदि आप गरीब हैं तो आपके लिए उसी तरीके से प्रोविज़न है, यानी कि आपको समान जो है चीज़ें मिलेंगी ताकि आपका इक्वल ट्रीटमेंट हो सके। आर्टिकल 15 में ये बात होती है कि आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ है, लेकिन आपको आपके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया जाता है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में बात होती है कि अपॉर्चुनिटी जो है इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वो आपको इक्वल मिलेंगी, आप चाहे कहीं से भी कैसे भी आप जाति से बिलोंग करते हैं आपको इक्वल माना जाएगा। आर्टिकल 17 में बात होती है अनटचेबिलिटी, यानी कि जो अस्पृश्यता होती है उसको रोकने की, उसको समाप्त करने की बात होती है। छुआछूत को जो है समाप्त करने की बात आर्टिकल 17 में होती है। आर्टिकल 18 में जो टाइटल्स लगा दिए जाते हैं ना, जिससे पहले लोग राजा महाराजा अपने नाम के आगे लगा देते थे, तो उन टाइटल्स को समाप्त करने की बात आर्टिकल 18 में होती है। आर्टिकल 19 में बात होती है जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, कि आपको अपनी जो मन में जो चीज़ें हैं उसको अभिव्यक्त करने का पूरा आपके पास मौका है, पूरा आपके पास राइट है कि जो आपका मन करे वो आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 21 में बात होती है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, यानी कि ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने के लिए जितनी चीज़ों की मिनिमम आवश्यकता होती है उन सब के बारे में बात आर्टिकल 21 में की गई है, यानी कि ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आर्टिकल 21 में आपको देखने को मिलेंगी। आर्टिकल 22 में बात होती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अरेस्ट में इसमें दो तरह की अरेस्ट आती हैं, एक तो आती है प्यूनिटिव, एक आती है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव जो हमारी अरेस्ट होती है उसमें जब कोई क्राइम हो गया है तो उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है उसको प्यूनिटिव बोलते हैं। और प्रिवेंटिव में क्या होता है, क्राइम हुआ नहीं है लेकिन सस्पेक्ट है कि कोई क्राइम कर सकता है, तो उस क्राइम को रोका जाता है पहले ही, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव। तो इसमें क्या होता है, यदि आप क्राइम कर चुके हैं यानी कि प्यूनिटिव,
तो क्या होगा उस केस में, तो पहली क्लॉज में यही बात होती है कि यदि आप क्राइम कर चुके हैं तो आपको सबसे पहले अगर कोई अरेस्ट कर रहा है तो वो आपको बताए कि किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है। दूसरा प्रोविज़न इसमें यह है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो है 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत किया जाना चाहिए और आप अपने लिए लीगल प्रैक्टिशनर जो है अपॉइंट कर सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 22 में बात होती है। ये आर्टिकल 23 में बात होती है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। और ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों को जो वस्तु की तरह, सामान की तरह बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर फोर्स लेबर यानी कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनको मजदूर बना दिया जाता है। तो इन सब को रोकने की बात जो है आर्टिकल 23 में की जाती है। आर्टिकल 24 में जो चिल्ड्रन का जो एम्प्लॉयमेंट है फैक्ट्रीज़ वगैरह में, उसको प्रोहिबिट किया जाता है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 6 है उसमें अपनी रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की आपको पूरी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29 में बात होती है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो कि फंडामेंटल राइट्स में आते हैं और इनका वियोलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं और रिट जारी कर सकते हैं। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टर्म पार्लियामेंट रिफर्स टू। संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? तो इनमें से कौन सा होगा जो कि पार्लियामेंट को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं? तो इनमें से देखो, सिर्फ लोकसभा नहीं हो सकता, सिर्फ राज्यसभा नहीं हो सकता, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता, क्योंकि हमको पता है राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है पार्लियामेंट। तो यहाँ पे नेशनल लेजिस्लेचर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी कि लॉ बनाने वाली बॉडी है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें राज्यसभा आती है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं और लोकसभा आती है जिसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। ये पार्लियामेंट जो है ये फाउंड हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अब पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 79 में बात होती है, जो पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी बात आर्टिकल 79 में होती है। आर्टिकल 80 में जो कंपोजिशन है काउंसिल ऑफ स्टेट का, उसके बारे में बात होती है। आर्टिकल 80 में जो कंपोजिशन है हाउस ऑफ पीपल का, यानी कि लोकसभा का, उसकी बात आर्टिकल 81 में होती है। आर्टिकल 83 में जो ड्यूरेशन है ना पार्लियामेंट के हाउसेस का, उसके बारे में बात जो है आर्टिकल 83 में होती है। क्वालिफिकेशन जो चाहिए मेंबरशिप के लिए पार्लियामेंट की, उसके बारे में बात जो है आर्टिकल 84 में होती है। तो इसमें से आप यदि याद कर पाओ तो इसमें से आप आर्टिकल 79 याद कर लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑल द पीपल लिविंग इन अ कंट्री। लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिटन रूल्स का सेट है जो कि जो भी पीपल रह रहे हैं कंट्री में उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम लॉ है इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हमें प्रियम्बल में देखने को मिलती है। तो आप प्रियम्बल एक बार देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो प्रियम्बल को आप ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए एक बार प्रियम्बल को कवर कर लेते हैं। प्रियम्बल में बात होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। तो देखिए जो ये 4 चीज़ें हैं, सोवर्ण, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनके बारे में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रियम्बल में आपको देखने को मिलता है। सोशलिस्ट शब्द मिलता है देखने को, सेक्युलर मिलता है, सोवर्ण मिलता है, और एक ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें इनमें से कोई नहीं है। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन जो है टिक करना पड़ता है कि कौन सा सही है। तो आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए। तो सिक्योर करना है सभी सिटीजन्स को जस्टिस। कितने तरीके के जस्टिस के बारे में बात की गई है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो 3 तरह के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वलिटी की बात की गई है। इक्वलिटी किसकी बात की गई है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम ऑल। और फ्रेटर्निटी की बात की गई है कि सभी इंडिविजुअल की डिग्निटी को अश्योर करना और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को बरकरार रखना। इसलिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनैक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये आप याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकम अ मल्टी मेंबर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना? तो देखिए, पहली बार सबसे पहले बना था 1994 में, उसके बाद फिर से भी ये प्रोविज़न डिलीट हो गया था, लेकिन सबसे पहली बार पूछा है तो 1994 आप याद कर लीजिए इसको। पार्ट 15 में बात होती है जो है इलेक्शन कमीशन की, ये याद कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन की बात होती है पार्ट 15 में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ जो है आर्टिकल देख लेते हैं। तो देखो, आर्टिकल 324 में बात होती है कि जो सुपरिंटेंडेंस है, डायरेक्शन है और कंट्रोल है इलेक्शन का, ये किस में वेस्ट है? इसको इलेक्शन कमीशन को पावर दी गई है इलेक्शन कंडक्ट कराने की। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात आर्टिकल 324 में होती है। आर्टिकल 325 में बात होती है कि कोई भी पर्सन जो है इनएलिजिबल या फिर इंक्लूजन करना है उसको, तो ये सब जो है ये इंक्लूड होंगे स्पेशल इलेक्टोरल रूल में, जो कि इन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, इन सब के बारे में बात नहीं होगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, ये अमेंडमेंट जब आई थी 73rd और 74th डिक्लेरेशन जब हुई थी, जिसमें हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को देखते हैं, उसके बाद जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ था। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था एज पर आर्टिकल 243 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे कि इलेक्शन कमीशन की बात होती है आर्टिकल 324 में, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी प्रोविजन आर्टिकल 324 में है, और ये जो है ये 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद देखने को मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर बोथ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट? 73rd और 74th दोनों संशोधन किस वर्ष संसद द्वारा पारित की गई? तो ये पास हुए, इसके बारे में बात होती है, ठीक है। तो 1992 में और जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है ये पास हुए थे। तो देख लीजिए एक बार इसको। पंचायत से संबंधित आर्टिकल यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इनको आप देख लीजिए एक बार, इनसे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट कवर किया है। तो देखो, आर्टिकल 243 में डेफिनेशंस की बात होती है, पंचायत की डेफिनेशन की। आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा की बात होती है। आर्टिकल 243 बी में जो पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बारे में बात होती है। आर्टिकल 243 सी में जो कंपोजिशन है पंचायत का, उसके बारे में बात की जाती है। और जो सीट रिजर्वेशन की बात है, जैसे वुमेंस वगैरह की, तो आर्टिकल 243 डी में बात होती है। पंचायत की ड्यूरेशन की बात होती है आर्टिकल 243 ई में। और आर्टिकल 243 एफ में जो डिसक्वालिफिकेशन है मेंबरशिप की, उसके बारे में बात की जाती है। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट याद कर लीजिए, पास ही 1992 में हुआ था। तो कुछ फीचर्स देख लीजिए 73rd और 74th अमेंडमेंट के। इस अमेंडमेंट ने जो है न्यू पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, पार्ट 9, जिसको पंचायत का टाइटल दिया गया, और ये ऐड हुआ था 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। पार्ट 9A में जो है म्यूनिसिपैलिटी को ऐड कर दिया गया, और ये ऐड हुआ था 74th अमेंडमेंट के बाद। पार्ट 9 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो 243 से 243O तक आर्टिकल आते हैं। 73rd अमेंडमेंट ने पार्ट 9 को ऐड कर दिया, और कौन से शेड्यूल में आती है पंचायत? 11th शेड्यूल में, ये भी याद कर लीजिए। तो पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जो कि ऐड हुआ था, इसको टर्म किया जाता है पंचायत, ठीक है। तो इसमें जो है 11th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम थे पंचायत ऑफ द कंट्री की। ये सब याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर कंडक्टेड बाई, तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है, याद कर लीजिए। 243 में बात होती है जो इलेक्शन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, उसके बारे में। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, 7th शेड्यूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये बात करते हैं वेलफेयर स्टेट जो है आदर्श उसका कैसा होना चाहिए। तो इन सब के बारे में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बात होती है। ये जो है दिशा निर्देश की तरह काम करते हैं कि स्टेट को किस तरीके से काम करना चाहिए, ये नीति निर्देश की तरह काम करते हैं। तो फंडामेंटल राइट तो हमारे लिए है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये स्टेट के लिए है, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आते हैं। फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताया था पार्ट 3 में थे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो आर्टिकल हैं वो 36 से 51 हैं। तो देख लेते हैं इनको एक बार, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 38 में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है।
आर्टिकल 40 में पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ये आर्टिकल 40 में बात की गई है और ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है ये। आर्टिकल 42 में सिक्योर करना है जस्ट और ह्यूमन वर्क को और मैटरनिटी रिलीफ को। आर्टिकल 43 में फेयर वेज होने चाहिए और डिसेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए लाइफ का, ये आर्टिकल 43 में बात की गई है। इन सब आर्टिकल्स को ध्यान से देखते चलना क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनता है, तो आप एक एक करके सबको याद कर लीजिए। आर्टिकल 43 जो बी है इसमें प्रमोशन होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ये बात जो है आर्टिकल 43 में की गई है, 43 बी में। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बात हुई है आर्टिकल 43 ए में। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, आर्टिकल 44 में ऐसी बात की गई है। इन्फेंट और चाइल्ड केयर से संबंधित प्रोविजन आर्टिकल 45 में आते हैं। आर्टिकल 46 जो है प्रोटेक्शन करना है एससी का, एसटी का, और जो अदर वीकर सेक्शन है एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाना है। ये बात जो है प्रोटेक्शन की बात एससी, एसटी और अदर वीकर सेक्शंस की, ये आर्टिकल 46 में आती है। आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन जो है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और पब्लिक हेल्थ को बरकरार कैसे रखना है, ये आर्टिकल 47 में बात होती है। आर्टिकल 48 में जो साइंटिफिक एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है उसके बारे में बात की जाती है। इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात आर्टिकल 48 ए में की जाती है। आर्टिकल 49 में जो प्रोटेक्शन है मॉन्यूमेंट्स का और कुछ ऐसे प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं तो उनका प्रोटेक्शन करना है, ये बात जो है आर्टिकल 49 में की जाती है। आर्टिकल 50 में जुडिशरी जो है ये सेपरेट है एग्जीक्यूटिव से, ये बात जो है आर्टिकल 50 में की गई है। आर्टिकल 51 में स्टेट को प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, ये बात जो है आर्टिकल 51 में की गई है। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना याद कर लीजिए आर्टिकल 51 में। तो आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कवर हो गई। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट, तो निम्न में से किस मामले में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ। तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, ये बात हुई थी केशवानंद भारती केस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस, जिसमें ये बात हुई थी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज मत कीजिए, जो नींव है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको मत चेंज कीजिए, लेकिन समय के साथ जो चीज़ें बदल रही हैं उसके लिए आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, प्रोविजन ला सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है बस वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये बात जो है केशवानंद भारती केस में की गई थी। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट लगाए हैं जो इंडिपेंडेंट इंडिया की इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार देख लीजिए, इनमें से क्वेश्चन बनता है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस जो है 1973 में आया था। इसकी जो मेन थीम थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को प्रोपोगेट करना है, ये थी। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो कि 1978 में आया था, इसकी मेन थीम क्या थी, किसके बारे में बात हो रही थी, और जो राइट टू लाइफ जो है उसको एक्सपेंड करना है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंदिरा साहवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है ये 1992 में आया था। इसकी जो मेन थीम थी, जो फोकस मेन किया गया वो रिजर्वेशन से संबंधित जो क्राइटेरिया हैं उनके बारे में बात जो है इंदिरा साहवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हुई थी। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो है ये केस 1997 में देखने को मिला। इसकी मेन थीम थी जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पे उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। अरुण रामचंद्र साहबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो कि 2011 में आया है, इसकी मेन थीम क्या थी, जो पैसिव यूथेनेसिया है उसको एक्सेप्ट करना है एज बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल। यूथेनेसिया आपको पता होगा इच्छा मृत्यु को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब केस जो है आप एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। Which article of the Constitution protect the right of minorities to establish and administer educational institution of their choice? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों की अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की रक्षा देता है? तो ऑप्शन डी आर्टिकल 30 में ये बात होती है कि आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है खुद की चॉइस के। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो अलग है, उनका जो पढ़ने का तौर तरीका है वो अलग है, तो आपको पूरा हक है माइनॉरिटीज़ यदि आप हैं तो अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी चॉइस की। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29 में जो इंटरेस्ट है वो माइनॉरिटीज़ के उनको प्रोटेक्शन करना है, और आर्टिकल 30 में जो राइट है माइनॉरिटीज़ के खुद की चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है स्थापित करने, ये और जो है चीज़ आर्टिकल 30 में दी गई है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो निम्न में से किसे भारत के संविधान के तहत राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार है? तो ये अधिकार जो है कि वो किसी भी सीमा को बदल सकते हैं, किसी भी स्टेट को ऑल्टर कर सकते हैं, बाउंड्रीज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो बात है ये पार्लियामेंट एम्पावर किया गया है और सिंपल मेजोरिटी से ये चीज़ें होती हैं। इतना भी याद कर लीजिए, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 1 से 4 तक जो है ये पार्ट 1 में जो बात की जाती है ये सिर्फ यूनियन टेरिटरीज की बात की जाती है। तो देख लीजिए, आर्टिकल 1 में बात होती है नेम और जो टेरिटरी है यूनियन का उसके बारे में बात आर्टिकल 1 में होती है। आर्टिकल 2 में बात होती है न्यू स्टेट जो है उनका एडमिशन करना है और एस्टेब्लिशमेंट करना है किसी भी नए स्टेट का, ये आर्टिकल 2 में बात होती है। आर्टिकल 3 में बात होती है जो भी नया स्टेट बन रहा है उसका फॉर्मेशन और ऑल्ट्रेशन जो है या फिर जो नेम है, जो पुराने स्टेट के नए नाम बदले जा रहे हैं वो सब आर्टिकल 3 में आते हैं। आर्टिकल 4 में बात होती है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में कुछ भी अमेंडमेंट करना है और 1st एंड 4th शेड्यूल में, तो ये सब जो है सप्लीमेंटल और इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स की, तो ये सब जो है इसमें लॉ बनाए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 जो है ये सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है पार्लियामेंट इसको पास कर सकती है। आर्टिकल 4 में बात होती है कि जो भी 2 और 3 में जो है बातें की जाएंगी, जो भी प्रोविजन बनाई जाएंगी वो आर्टिकल 4 में ये बात होती है कि सिंपल मेजोरिटी से पास होंगे पार्लियामेंट के द्वारा। विच इज़ द फर्स्ट एवर स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अक्टूबर 1953 में जो आंध्र प्रदेश है ये पहला स्टेट ऐसा बना जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट हुआ था। यहाँ पे सेपरेट किया गया था जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं उनको मद्रास जो स्टेट का जो एरिया है उससे सेपरेट किया गया था। तो देखो स्टेट कौन से साल बना था ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फॉर्मेशन डेट देख लीजिए इंडियन स्टेट की, तो देखिए ये आप याद करते चलना क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट के रूप में जो है माना गया था लेकिन अब यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो देख लीजिए एक बार, आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, अरुणाचल प्रदेश बना था 1987 में, असम बना था 1950 में, बिहार बना था 1950 में, छत्तीसगढ़ 2000 में बना था, गोवा जो है 1987 में स्टेटहुड का इसको दर्जा मिला, गुजरात को 1960 में स्टेट का दर्जा दिया गया, हरियाणा को 1966 में दिया गया, हिमाचल प्रदेश को 1971 में दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को 1950 में दिया गया, झारखंड को 2000 में दिया गया स्टेट का दर्जा, कर्नाटका को 1956 में दिया गया और केरल को भी 1956 में दिया गया, मध्य प्रदेश को भी 1956 में जो है दर्जा मिला स्टेटहुड का, महाराष्ट्र को 1960 में मिला था, मणिपुर को 1972 में मिला था, मेघालय को 1972 में मिला था, मिजोरम को 1987 में मिला था, नागालैंड को 1963 में मिला था, ओडिशा को स्टेटहुड का दर्जा 1950 में मिला था, पंजाब को 1966 में, तो पंजाब हरियाणा जो है दोनों 1966 में स्टेट बने, राजस्थान को 1958 में दर्जा मिला, सिक्किम को 1975 में मिला, तमिलनाडु को 1950 में मिला था और तेलंगाना को 2014 में मिला, त्रिपुरा को 1972 में मिला था और उत्तर प्रदेश को 1950 में मिला था, उत्तराखंड को 2000 में मिला था, वेस्ट बंगाल को 1950 में मिला था, दिल्ली 1993 में मिला था इसको और पौंडीचेरी को 1954 में मिला था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को 1950 में मिला था, चंडीगढ़ को 1966 में मिला था, दादरा एंड नागर हवेली को 1961 में मिला था, दमन एंड दीव को 1987 में मिला था, लक्षद्वीप को 1956 में मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज़ बीन इनरिस्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय को प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये मैंने आपको बताया, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। जो प्रीएम्बल है उसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं, तो कितने प्रकार के जो हैं जस्टिस हैं? 3 प्रकार के, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हमने देखे थे। तो इंश्योर करना है जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो निम्न में से कौन सा जो एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हम साइलेंट फीचर देख लेते हैं कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ फीचर्स याद कर लीजिए आप लोग। तो लॉन्गेस्ट और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है।
इसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है। सोवरेनिटी ऑफ पीपल को बरकरार करना है, ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी। फंडामेंटल राइट इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड की गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी प्रोवाइड किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये मिक्सचर है, ना तो रिजिड है ये, ना ही फ्लेक्सिबल है, इन दोनों का मिक्सचर है। यानी कि जहाँ पे रिजिड होना है वहाँ पे रिजिड भी होंगे, और जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वहाँ पे फ्लेक्सिबल भी होंगे। हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, बाकी आप किसी देश में जा रहे हैं तो वहाँ पे डबल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी, स्टेट की अलग, सेंटर की अलग, लेकिन हमारी सिंगल सिटीजनशिप है। प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी इसमें बात की गई है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया है लेकिन वो सस्पेक्ट है कि वो क्राइम कर सकता है, तो उसको क्राइम करने से पहले ही रोक लिया जाए, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। सेक्युलर स्टेट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी फीचर है कि सेक्युलर स्टेट है। किसी भी धर्म को स्टेट जो है वो अपनाता नहीं है, बल्कि सबको बराबरी का अधिकार देता है कि आपका जो मन करे उस धर्म को आप अपनाएं। इसमें स्टेट जो है कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हमारी जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है और एडल्ट सफरेज की बात की गई है, यानी कि किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, लेकिन वो इस आधार पर नहीं कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका लिंग है, कौन सा आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, सब कुछ समानता का अधिकार मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान की किस सूची में सूचीबद्ध है? तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। जो प्रिवेंशन है क्रूएल्टी टू एनिमल्स, स्टेट भी इसमें सम्मिलित है और यूनियन भी इसमें सम्मिलित है। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन सी जो है वो आते हैं, यूनियन भी आता है इसमें और स्टेट भी आता है। ठीक है। तो 7th शेड्यूल में बात होती है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स की। विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इंग्लिश नहीं है इसमें। बाकी इनिशियली इसमें 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन प्रेजेंटली 22 लैंग्वेज हो गई हैं इसमें, लेकिन इंग्लिश नहीं है। हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, इंग्लिश नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेटअप डायरेक्टरी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? यानी कि डायरेक्टरी सिस्टम सेंट्रल लेवल पे लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टरी जो इंट्रोड्यूस हुई थी सेंट्रल लेवल पे इंस्टेड ऑफ प्रोविंसेस, ये हुई थी आर्टिकल 1919 में। तो जो डायरेक्टरी थी ना प्रोविंस लेवल पे, ये 1919 में देखने को मिली, और लेकिन जो स्टेट लेवल पे जो डायरेक्टरी आई थी ये 1935 में आपको देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही प्रपोज करता है सेटअप करना है ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें कंप्राइज करेंगे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट। ठीक है, याद कर लीजिए। 1919 में प्रोविंस पे जो डायरेक्टरी देखने को मिली और सेंट्रल लेवल पे 1935 में देखने को मिली। विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश टू द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये ऑप्शन दिया चार्टर एक्ट जो 1830 का है, इसमें कुछ प्रोविजन ऐसे लाए गए कि जो मोनोपोली थी ना कंपनी की ट्रेड की, वो उसमें से कुछ समाप्त कर दी गई। ठीक है। तो जो कंपनी की मोनोपोली थी ओवर ट्रेड विद इंडिया, इसको डिप्राइव कर लिया गया चार्टर एक्ट 1830 में। और लेकिन जो अभी भी मोनोपोली थी, लेकिन किस स्टेट के साथ थी? चाइना के साथ। और जो टी में ट्रेड होता है ये जो है अभी समाप्त नहीं की गई थी चार्टर एक्ट 1830 में, लेकिन 1833 में जो चाइना के साथ मोनोपोली थी ये भी समाप्त कर दी गई। तो याद कर लीजिए चार्टर एक्ट 83 में 13 में कुछ जो प्रोविजन है ये समाप्त कर दी गई, लेकिन 1833 में तो सारे ही समाप्त कर दिए गए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है? तो ये कहा गया था बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ऑप्शन सी। 4th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये किसके साथ डील करता है? तो भारत के संविधान की जो 4थी अनुसूची है ये संबंधित है एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे मैंने कुछ शेड्यूल दिए गए हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार इसको देख लीजिए। और यहाँ पे जो ट्रिक है ना याद करने की वो देख लीजिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इससे आपको जो है 12 के 12 जो शेड्यूल हैं वो याद हो जाते हैं। तो देख लीजिए एक बार शेड्यूल 1 में, अरे दोबारा से लिख देती हूँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये 12 के 12 जो है शेड्यूल याद हो जाएंगे। शेड्यूल 1 में की क्या बात होती है? टेरिटरी से रिलेटेड है।
स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम और उनकी बाउंड्री डिटेल शेड्यूल 1 में बात की जाती है। शेड्यूल 2 में जो स्पेशल पावर्स हैं, सैलरी डिटेल है प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, यानी कि जो इनॉलमेंट्स हैं वो सब जो हैं शेड्यूल 2 में बात की जाती है उसकी, यानी कि जो सैलरी वगैरह है प्रेसिडेंट की, गवर्नर ऑफ स्टेट की, स्पीकर्स की, स्पीकर ऑफ राज्यसभा की, जो लोकसभा की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की, ये शेड्यूल 2 में बात होती है। शेड्यूल जो 3 है ना उसमें बात होती है ओथ और अफर्मेशन की, यानी कि ए से अफर्मेशन डिनोट कर लीजिए। तो ओथ और प्रोमिसेस जो हैं ऑल अथॉरिटी की एक्सेप्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये शेड्यूल 3 में आते हैं। शेड्यूल 4 में क्या आता है, राज्यसभा दिख रहा होगा आपको, आर से राज्यसभा कनेक्ट कर लीजिए। तो राज्यसभा के जो एमपी हैं उनका काउंट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का, ये आता है शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 5 में आप देख लीजिए शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब से आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। तो शेड्यूल 5 में क्या बात होती है, जो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन है और कंट्रोल लॉ डिटेल्स हैं, ये शेड्यूल 5 में बात की जाती है। शेड्यूल 6 में बात कर लेते हैं अदर्स की। अदर याद कर लीजिए आप, अदर्स का मतलब है जो एरिया जो हैं बच गए, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोल है, लॉ डिटेल्स उनकी, ये सब शेड्यूल 6 में बात होती है। शेड्यूल 7 में क्या होती है, शेड्यूल 7 को आप फेडरेशन से याद करिए, यानी कि इसमें जो डिटेल लिस्ट है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स की, कॉन्करेंट लिस्ट की, ये सब शेड्यूल 7 में बात होती है। शेड्यूल 8 में आप बात कर लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, तो ऑफिशियल लैंग्वेज आती हैं शेड्यूल 8 में। शेड्यूल 9 में बात होती है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, तो आप यहाँ से याद कर लीजिए कुछ लॉज जो हैं उनके बारे में बात शेड्यूल 9 में की जाती है। शेड्यूल 10 में बात होती है डिफेक्शन की, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन की, जो डिटेल्स हैं पार्टी कोई चेंज करता है, डिस्क्वालिफिकेशन होता है, एमपी एमएलए जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, उस सब की बात जो है शेड्यूल 10 में की जाती है। जो पंचायत के पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये शेड्यूल 11 में बात होती है। आपको दिख रहा है ना, पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपलिटीज़। तो शेड्यूल 12 में जो है पावर ऑफ म्यूनिसिपलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शेड्यूल 12 में बात होती है। तो आई होप आपको जो शेड्यूल है ये आपके कवर हो गए हों, तो ट्रिक से बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है ना तो शेड्यूल का, तो ट्रिक ही माइंड में आती है कि इससे कैसे एलिमिनेट करें ऑप्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और सामने उनके बारे में जो बात होती है उस आर्टिकल में वो दी गई है, तो बताना है कि कौन सा सही नहीं है। आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड से संबंधित है। आर्टिकल 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है और आर्टिकल 48 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात होती है क्या, नहीं, ये गलत है आर्टिकल 48। बाकी ये तीनों सही हैं, ठीक है। तो आर्टिकल जो 48 है ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। तो विदेश नीति से आर्टिकल 51 में बात होती है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन आया था फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करने का, कि फंडामेंटल राइट तो दे दिया आपने लोगों को, वो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन उनके कुछ कर्तव्य भी तो हों। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है इनकॉर्पोरेट की गई थी रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है वो इलेक्ट कैसे होते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, इनके द्वारा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इलेक्ट होते हैं। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करने में, यानी कि कुछ ऐसे मैटर जो प्रेसिडेंट को लगे कि उनको सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लीगल बॉडी है और उसको पता है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है, तो इसमें जो है प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं आर्टिकल 143 के द्वारा। इंडियन लेजिस्लेचर को बाईकैमरल बना दिया गया फर्स्ट टाइम किस एक्ट के द्वारा, तो ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ये जो पहली बार इंडियन लेजिस्लेचर था ये बाईकैमरल बन गया 1990 एक्ट के द्वारा। फर्स्ट डे सेशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये किसके द्वारा चेयर किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा के पहले दिन की सत्र की अध्यक्षता जो है ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे इन्होंने टेम्परेली चेयर किया था पहला मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इलेक्ट किया था एज अ परमानेंट चेयरपर्सन और 11 दिसंबर 1946 को। तो डॉक्टर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद का जो नाम था
ये जो है प्रपोज किया गया था, इनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जेवी कृपलानी के द्वारा, ठीक है, याद रख लीजिए। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बाय द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, निम्न में से कौन संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था? तो इनमें से था ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये चेयरमैन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो कमेटीज़ हैं उनके जो चेयरमैन हैं वो मैंने यहाँ पे लगाए हैं, जो कि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो कमेटी जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर पे थी, उनके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार पटेल। एडवाइजरी कमेटी जो थी फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज पे, इनके जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस कमेटी की 2 सब कमेटी थी, जो फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी उसके चेयरमैन थे जेवी कृपलानी, और जो माइनॉरिटी सब कमेटी थी इसके चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत विभाजन के समय जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे जेवी कृपलानी। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को किसके संविधान से अपनाया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो है जो किस और देश से कौन सा प्रोविजन लिया गया है, क्योंकि सब कुछ जो है एक ही देश में नहीं मिल सकता, जगह जगह जो देश हैं उनमें कौन सी चीज़ अच्छी रही थी वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अपना ली गई थी। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया गए थे वो लिया गया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आइडियाज़ ऑफ रूल ऑफ लॉ भी लिया गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। स्पीकर और उसका जो रोल है ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। आयरलैंड से लिया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रिंसिपल है लायबिलिटी का, इक्वलिटी का और फ्रेटर्निटी का, ये फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। यूएसए से जो है चार्टर फंडामेंटल राइट के लिए गए थे, और जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये भी यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया था। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वासी फेडरल फॉर्म है गवर्नमेंट की ये ली गई थी, और रेजिडुअल पावर का जो आइडिया है ये भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इंडियन प्रेसिडेंट इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति की जाती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1921 में। इसमें जो मेंबर होते हैं वो 22 होते हैं। इसका टर्म ऑफ ऑफिस 1 साल होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो आती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, कैग की, उसको एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। If the Speaker of Legislative Assembly of a state want to resign, he will give his resignation to। यदि किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किससे देगा? तो वो डिप्टी स्पीकर को देगा, स्पीकर, ठीक है, याद कर लीजिए। तो आर्टिकल 179 बी में ये बात है कि यदि स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का रिजाइन करना चाहता है तो अपना रिजाइनेशन डिप्टी स्पीकर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको देगा। Under which article of the Constitution of India taxes are levied and collected by the center but distributed between center and state? कौन से आर्टिकल के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो टैक्स हैं ये लेवी और कलेक्ट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 270। टैक्स इनकम पे और अदर देन एग्रीकल्चर इनकम जो है लेविड किए जाते हैं और कलेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यूनियन में और स्टेट में। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन और कमेटी द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप इन इंडिया? तो किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी सरकारिया कमीशन के द्वारा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया वॉज रिकमेंडेड बाई? भारत में लोकपाल और लोकायुक्ता की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो आया था उसके द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया था लोकपाल और लोकायुक्ता को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया में किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, मैंने आपको बताया था। इलेक्शन कमीशन से संबंधित क्या नहीं है इनमें से? तो देखो,
इलेक्शन सिंबल इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करता है। वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन को सेटल भी इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन को पीसफुली कंडक्ट भी इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन इशू किया जाता है इलेक्शन का, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं होता, बल्कि ये जो फंक्शन है लोकसभा का है और राज्यसभा का है, और ये इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके अलावा इलेक्शन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इसका नोटिफिकेशन इशू किया जाता है गवर्नर के द्वारा। डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई द पर्सन डिक्लेयर्ड कन्विक्ट बाय द कोर्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन हैज़ बीन मेड बाई। न्यायालय द्वारा दोषी घोषित व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कौन सा पर्सन जो है डिस्क्वालिफिकेशन उसको किया जाए जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द 61st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनमें से किसका संबंध जो है भारतीय संविधान के 61वें संशोधन से है? तो जो एज है जो वोटर्स की उसको लोअर करना, ये 61st अमेंडमेंट में देखने को मिलता है। दिनेश गोस्वामी कमेटी वाज कंसर्न्ड विद। तो दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे था? तो इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित थी दिनेश गोस्वामी कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस इज नॉट कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। तो इनमें से कौन सा चुनाव जो है चुनाव आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है? तो देखो, लोकल बॉडीज़ के चुनाव जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। बाकी प्रेसिडेंट के इलेक्शन, राज्यसभा के, लोकसभा के, ये सब इलेक्शन कमीशन की निगरानी में होते हैं। तो आर्टिकल 243 में और 243 ZA में इलेक्शन ऑफ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के ये कंडक्ट किए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। हु हैज़ बीन ऑथराइज टू कॉन्स्टिट्यूएंट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंस पोजीशन ऑफ द पंचायत। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन के लिए किससे अधिकृत किया गया है? तो ये किया गया है गवर्नर ऑफ स्टेट को। कमिटी विच रिकमेंड दैट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूएंटली रिकॉग्नाइज्ड वाज। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी? कि जो पंचायत है उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस है वो दिया जाना चाहिए। तो LM सिंघवी कमेटी ने बताया पहली बार कि पंचायत को जो है इस संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। अपॉइंटमेंट जो गवर्नर का होता है इन अ स्टेट इज़ मेड एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रावधान के अनुसार की जाती है। तो आर्टिकल 155 में ये बात है कि गवर्नर अपॉइंट होगा। हु हैज़ द राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। कानून के सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार संविधान के तहत किसको है? तो राय ले सकता है प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से कौन सा मामला जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये है जो डिस्प्यूट जो इन्फोर्समेंट करना है फंडामेंटल राइट का, ये हाई कोर्ट भी इसको देख सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी देख सकता है। दोनों के पास ही पावर है रिट जारी करने की। लेकिन जो डिस्प्यूट होते हैं ना सेंट्रल और स्टेट के, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकता है, हाई कोर्ट नहीं देख सकता, ठीक है। और स्टेट के डिस्प्यूट होते हैं, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का रोल ज़्यादा होता है, स्टेट का हाई कोर्ट का नहीं होता। लेकिन फंडामेंटल राइट की वियोलेशन पे जो रिट जारी करते हैं हम लोग, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ले जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट के पास भी ले जा सकते हैं, दोनों के पास ही पावर है। तो डिस्प्यूट जो है स्टेट और सेंटर का, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट के, और मेंशन है ये आर्टिकल 131 आर्टिकल जो है इसमें है, तो याद कर लीजिए आर्टिकल को। वैकेंट पोस्ट जो है प्रेसिडेंट की कितने समय में फिल हो जानी चाहिए? तो 6 महीने के अंतर्गत ही फिल हो जानी चाहिए। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है CAG को, कैग को। आर्टिकल 145 में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात की जाती है। इफ़ मनी विल इज एक्सेप्टेड इन लोकसभा, राज्यसभा कैन विद होल्ड इट मैक्सिमम अप टू। यदि कोई धन विधेयक जो है लोकसभा में स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा उसे अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो ये ऑप्शन डी 14 डेज तक जो है राज्यसभा रोक सकती है उसको। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड वेदर ऑफ पार्टिकुलर विल इज मनी विल और नॉट। तो इनमें से कौन तय करता है कि कोई विशेष विधेयक जो है वो धन विधेयक है नहीं? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा डिसाइड किया जाता है। Who has the right under Constitution to seek the opinion of the Supreme Court on the question of law? कानून के सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार संविधान के तहत किसको है? तो ये है ऑप्शन ही प्रेसिडेंट को। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना। आर्टिकल 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे डील करता है? इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।